विन क्लासेस में स्वागत है। मैं एक बार फिर आपका प्रिय सर अंकित कुमार आपकी स्वागत करता हूं और पुनः अध्यापन की श्रृंखला परस्पर रसायन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछली हमारी वीडियो पार्ट रहा था, उसमें हमने कॉल आईडी का एक विस्तृत अध्ययन किया था, लेकिन उसके गुणधर्मों में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हम नेक्स्ट वीडियो अभी अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो देखिए उस अध्ययन को हम दोबारा से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पुनः एक बार कॉल आईडी का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपने तीनों उसके भाग को पढ़ लिया था। कॉल आईडी मैंने बताया था कि पृष्ठ रसायन आपका 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं। एक तो है अधिशोषण वाला भाग, एक रहता है आपका अधिशोषण, एक रहता है आपका उत्प्रेरण वाला भाग, और एक रहता है कॉल आईडी। तो अब हम इन दोनों को पीछे वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो अध्ययन करेंगे, हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कॉल आईडी विलयन का। किसका अध्ययन करेंगे? कॉल आईडी का। तो देखिए विशेष तौर पर क्वालिटी हम कॉल आईडी की पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार विशेष तौर पर इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो चला देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे क्या होता है कॉल आईडी विलयन। जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि कणों के आधार पर हमने विलयन को 3 भागों में बांट लिया था। एक था वास्तविक विलयन, जिसका आकार था आपका 10⁻⁻⁻10। दूसरा था आपका बीच की अवस्था जो थी वो हमारी कॉल आईडी थी 10⁻⁹ मीटर। और इसके अलावा जो हमारी तीसरी कणों के आकार था, जो सबसे मोटे कण होते हैं, यानी कि बड़े, उनकी मोटाई बड़ी होती है, वो होते हैं निलंबन। तो ये आप चीजें जानते हैं, ये मैंने उस दिन आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए थे। एक बार पुनः हम कॉल आईडी की परिभाषा का अध्ययन करते हुए, उसका रिवीजन करते हुए अपनी अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कॉल आईडी क्या होता है, दोबारा से अध्ययन करेंगे कॉल आईडी। तो देखिए क्या होता है कॉल आईडी। देखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों का आकार क्या होता है, जिसमें कणों का आकार 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁻⁶ मीटर तक का होता है। इतने मतलब मीटर का उनका आकार होता है। तथा कण फिल्टर पेपर से तो गुजर जाते हैं। किससे? फिल्टर पेपर, जो हमारा फिल्टराइजेशन किया जाता है फिल्टर पेपर से, उससे तो ये आसानी से विसरित अर्थात वहां से तो पुनः निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें जंतु झिल्ली में आसानी से नहीं गुजारा जा सकता। इस प्रकार के कणों को क्या कहते हैं? कॉलॉइडी कण कहते हैं। और ये जो अवस्था है वह कणों की कॉलॉइडी अवस्था कहलाती है, और इन कणों से मिलने वाला विलयन कॉलॉइडी विलयन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कॉलॉइडी विलयन। कॉलॉइडी विलयन का सीधा सीधा मतलब है इस प्रकार के विशेष कण जिनका आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक होता है, जो फिल्टर पेपर से आसानी से विसरित हो जाते हैं, अर्थात छन जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जंतु झिल्ली से आसानी से विसरित नहीं होते। इस प्रकार के कणों की अवस्था को, या कण क्या है? पदार्थ का भाग है, तो पदार्थ की अवस्था को हम कॉलॉइडी अवस्था कहते हैं। तो देखिए अब एक नेक्स्ट हेडिंग के साथ पुनः देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉलॉइडी की परिभाषा आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी, मुझे यही उम्मीद है। फिर भी आप अपनी कमेंट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हमको अपनी कमी बताने की कृपया करें। तो देखिए एक इसमें जो हम बेसिक के तौर पे आपको ध्यान रखना है, परिक्षिप्त, इसका नेक्स्ट वर्ड रहता है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, वह परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए क्या होता है परिक्षेप्त। देखिए इससे पहले हमें विचार करना होगा आप क्या भाई कॉलॉइडी विलयन है। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष कक्षाओं में लेसन नंबर 2 में विलयन वाला पार्ट बताया था। तो विलयन के क्या होते हैं, या आपने प्रत्यक्ष आपने 9th या 10th में अध्ययन किया होगा। तो विलयन के 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक तो विलायक, या मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं, विलायक प्लस विलय। क्या होता है? विलायक प्लस विलय। विलायक होता है जैसे कि पानी ले लिया, और विलय होता है कम वाला भाग, जैसे कि चीनी ले लिया। तो ऐसे ही हमारा जो कॉलॉइडी विलयन होता है उसकी भी 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिनको हम विलायक और विलय की अवस्था पर ही मान के चलेंगे। तो जरा देखेंगे आप सभी। देखिए विलायक और विलय को अपने दिमाग में थोड़ा सा उनको ध्यान रखिए, और उन्हीं के आधार पर इन दोनों अवस्थाओं को अपने दिमाग में आप कंठस्थ रखेंगे या उनको स्मरण रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, वास्तविक विलयन में वह पदार्थ जो घोला जाता है वह विलय कहलाता है। जो वास्तविक विलयन रहता है, विलयन की जो साधारण अवस्था रहती है, जो उसमें घोला जाता है, जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी है, तो वो क्या होता है? वह विलय कहलाता है। अर्थात जिसमें वह घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ऐसे ही हमारे कॉलॉइडी तंत्र की बात करें, मतलब यदि हम कॉलॉइडी विलयन की बात करें, तो उस कॉलॉइडी तंत्र में हम विलय और विलायक के स्थान पर, तो विलय के स्थान पर जो बात करेंगे वो होगा हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था। जो विलय होगा वो क्या होगा? हमारा
परिक्षिप्त प्रावस्था, और जबकि जो विलायक होता है वह क्या कहलाता है हमारा परिक्षेपण माध्य। क्या कहलाता है परिक्षेपण माध्य। तो समझ गए होंगे बच्चों, अर्थात जिस तरीके से साधारण विलयन हमारा विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, ऐसे ही हमारा कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त माध्यम जो होता है वो विलेय होता है और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वह विलायक होता है। तो समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से, जैसे कि और भी इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है उसको ध्यान रखना योग्य है, वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं, अर्थात जो आप घोलते हैं तो चीनी कम मात्रा में रहती है, ऐसे ही कोलाइडी विलयन में जो आप घोलते हैं कम मात्रा में वह क्या कहलाती है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है, तथा जो जिस माध्यम में वह घुलते हैं या जिस माध्यम में वह कोलाइडी कण वितरित रहते हैं वह माध्यम परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो समझ गए आप, यानी कि जो ज्यादा वाला भाग है वो माध्यम और जो वितरित हो रहा है उसमें जो शॉर्टेज रूप है, कम रूप है, वो कहलाएगा हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था। तो किस तरीके से आप समझे यहाँ पे, जो कोलाइडिक विलयन है हमारा वो कोलाइडी जो तंत्र है वो किससे मिलेगा, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस, यहीं पे कर लीजिए परिक्षिप्त प्रावस्था, या इस तरीके से कर लीजिए मैं आपको यहीं पे इस फॉर्मूला डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो कोलाइडी तंत्र है हमारा कोलाइडी विलयन है वो परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनता है। तो देखिए इसी आधार पर हम कोलाइडियों का वर्गीकरण करेंगे, जैसा कि आप अब अध्ययन कर चुके हैं परिक्षिप्त अवस्थाओं का। तो कोलाइडियों का वर्गीकरण तीन आधार पे करते हैं। किस पे करते हैं, तीन आधार पे, 1 2 3। तो देखिए पहली स्टेज क्या रहती है इसकी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्था आप पता है ठोस द्रव गैस, किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो उसके आधार पर परिक्षेपण कैसा है। मान लीजिए ये ठोस है, ये द्रव है, ये द्रव है, ये गैस है, तो तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं उसकी, तो उनके आधार पर हम वर्णित करेंगे, भाग होगा 1। सेकंड पॉइंट क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अर्थात तो दोनों किस प्रकार से आपस में अन्य प्रकार से क्रिया करते हैं उसके आधार पर हम कोलाइडी विलयन के तंत्र को दूसरे भाग में बांटते हैं। नंबर 3 जो होता है वह परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, अर्थात किस प्रकार से कण व्यवहार करते हैं या कणों का आकार किस प्रकार से तंत्र को सुचारू रूप से चलाता है, यह भाग नंबर 3 में वर्णित करते हैं। तो शॉर्ट में आप क्या करेंगे, ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर नंबर 1, भाई परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम भौतिक अवस्था के आधार पर। नंबर 2 जो होगा वो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था की अन्योन्य क्रिया के ऊपर, इसके ऊपर अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और नंबर 3 जो होगा परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार पर, इसके कणों के आकार पर। तो समझ चुके होंगे। देखिए इसमें नंबर हम मतलब जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है परिक्षिप्त अवस्था के भौतिक, इस जो भौतिक अवस्था है उनके आधार पर हम उसका वर्णन करेंगे और उनको ध्यान से समझेंगे। देखिए हमने इसमें शॉर्ट में लिख लिया है ताकि ना भूलें, और यदि भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि कौन सा रह गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन शॉर्ट पॉइंटों की जो आपकी कमियां रह जाती हैं उनको एक पेज पे या विशेष नोटबुक में उनको रख लीजिए। यदि आप उनको बार बार देखेंगे तो वह आपको पुनः स्मरण एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। तो जो भी आपको चीज कठिन लगती है उसका एक नोट्स बुक या एक उसका ग्राफ तैयार कर लीजिए, और आप ज्यादातर जहां पढ़ते हैं या देखते हैं वहां उसको लगा लीजिए, जिससे आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था। तो देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर, तो देखिए जरा हम इसका अध्ययन करते हैं क्या होता है। यह आवश्यक नहीं कि परिक्षेपण माध्यम सदा द्रव्य हो। भाई ऐसा नहीं है कि आप जैसे विलयन में आप द्रव यानी पानी में घोलकर ही विलयन का निर्माण करते हैं, ऐसा कोलाइडी तंत्र में नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ परिक्षिप्त अवस्था सदा ठोस ही हो, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अर्थात जैसे वहां पर जो माध्यम होता है, अर्थात जो वहां पर विलायक होता है वो द्रवी रहता है, विलायक द्रवी रहता है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, वो द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ये प्रावस्थाएं ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकती हैं, जबकि माध्यम में से तो ठोस द्रव हो सकते हैं, जबकि जो अवस्थाएं रहती हैं वो कोई सी हो सकती हैं, ठोस द्रव गैस आदि में से कोई सी भी हो सकती हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम इसको 8 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 8 भागों में। भाई आप परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम इन्हीं के अकॉर्डिंग जब विलयन तैयार कर रहे हैं ना, भाई सीधी सी बात है आपके दिमाग में क्लियर है बिल्कुल कि कोलाइडी अवस्था मतलब कोलाइडी विलयन 2 से मिलकर बना हुआ है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम।
तो इनकी अवस्थाओं के आधार पर ये किस अवस्था में है और ये किस अवस्था में है, इनको मिलने के आधार पर 8 भागों में बांट सकते हैं। कितने बांट सकते हैं? 8 भागों में। तो देखिए मैं आपको 1-2 का बता रहा हूँ और 1-2 का वर्णन कर दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सामान्य नॉलेज का पॉइंट है और जो सामान्य आप समझ सकते हैं उस पर टाइम जाया ना करके हम कुछ अन्य हेडिंगों पर इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने परिक्षेपण यहाँ पर 2 में जो कोलाइड विलयन होगा किससे मिलकर बना होगा? परिक्षेपण प्रावस्था। ऐसे ही परिक्षेपण माध्यम, क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम। दोनों क्या कर रहे हैं आप? मान लीजिए आपका जो आपने जो वो ले रखा है परिक्षिप्त माध्यम, वो भी ठोस ले लिया है और ऐसे ये भी ठोस ले लिया है, दोनों ठोस लिए। तो यहाँ पे जो तैयार होगा कोलाइड विलयन का, जो कोलाइड विलयन का प्रकार जो तैयार होगा वो ठोस सॉल के रूप में तैयार होगा। इसके ठोस सॉल, एक कोलाइड विलयन का ही तंत्र को ही सॉल कह देते हैं, है ना। तो कैसी ठोस सॉल तैयार होगा। इसके एग्जांपल में जैसे कुछ रंगीन कांच या कुछ अन्य प्रकार के रत्न शामिल होते हैं, तो ये भी क्या है? हमारे कोलाइड विलयन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ठोस में द्रव मिलाया, तो जैसे कि पेंट जो होता है, तो ये बहुत सारी चीजें क्या है? आपकी प्रावस्था भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तैयार होने वाले भाग हैं। और इसमें से कुछ 1-2 पॉइंट है, मैं उनको और भी अध्ययन के तौर पे बता देता हूँ। आप अपनी हेडिंग नंबर 5.7 देख सकते हैं, सारणी नंबर, और उसमें से इनका अध्ययन कर सकते हैं। बस आपको क्या है? नॉलेज होनी चाहिए कि किस अवस्था से लेने से क्या तैयार हो गया। तो इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है और आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ज्यादा टाइम, मतलब जो चीजें ना समझाने की हैं उन पर टाइम ज्यादा जाया नहीं करते हैं और आने वाली चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये पार्ट आपकी, ये पार्ट या इस पार्ट में से जो कोलाइड, मैंने आपको बताया था 3 पार्ट है कि एक तो अधिशोषण, उत्प्रेरण और तीसरा रह जाता है आपका कोलाइड अवस्था। तो कोलाइड में आपकी 4-5 हेडिंग इतनी ज्यादा मोस्ट है। अपोहन हुआ, अति सूक्ष्म नंदन हुआ, निश्चयनदन हुआ, स्वर्ण संख्या हुई, बाध्यतापोहन हुआ, हार्डी-सुल्जे नियम हुआ। ये 4-5 चीज इतनी ज्यादा मोस्ट है कि इनमें से 2 तो लगभग आते ही आते हैं या इससे भी ज्यादा कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ये पार्ट आपकी दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आने वाली प्रत्येक हेडिंग को ध्यान से अध्ययन कीजिए और कोई भी परेशानी होती है तो सीधे से मेरा संपर्क सूत्र मैंने आपको बताया था 9368811920, इस पर कॉल करके बताइए, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर 8394078126 पे सीधा मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए बात हम ज्यादा टाइम जाया न करते अपनी पुनः अध्ययन पे लौटते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं, अर्थात जो हम अवस्थाओं के आधार पर जो इसका अध्ययन कर रहे हैं कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। एक गैस दूसरी गैस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है, ना कि कोलाइडी तंत्र। यहाँ पे याद रखना है भाई, सीधी सी बात है, अवस्था 3 होती है, तीनों के संग मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? एक के साथ 3, तो 3 9 अवस्था तैयार होती है। तो यहाँ पे जो गैस होती है वो गैस के साथ मिलाने पर कभी भी कोलाइडी तंत्र तैयार नहीं करेगी। वो क्या तंत्र तैयार करती है? वो एक समांगी विलयन बनाएगी। क्या बनाएगी? समांगी अवस्था का तंत्र तैयार करती है। तो उपयुक्त सारणी में दिए गए तंत्रों में द्रवों में ठोस और द्रवों में ठोस जैसे जेल, ठोसों में द्रव, इमल्सन द्रव में द्रव अत्यधिक सामान्य है। जैसे कि आपने कुछ भाग देखे होंगे कि द्रवों में ठोस, जैसे कि जेल देखा होगा आपने, ठोसों में द्रव, और इमल्सन होता है द्रव में द्रव मिलाने पर वो विशेष प्रकार की कोलाइडी तंत्र कुछ गुणधर्म दिखाते हैं, जिसको इमल्सन कहते हैं। ज्यादातर हम इसमें जो अध्ययन करेंगे इस पाठ में वो सोलों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? सोलों का। तो आइए अब जो पॉइंट नंबर 2 था उसका अध्ययन करते हैं। मैंने आपको बताया था कोलाइडी विलयन के प्रकार चल रहे हैं। तो दूसरी अवस्था जो थी वो परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो आइए जरा नंबर पॉइंट 2 पर चलते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर उसका वर्गीकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। तो देखिए जरा क्या होता है अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर। ये देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है, कभी कभी द्रवरागी या द्रवग्राही पूछ लेता है, तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखने योग्य है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 बार पढ़ने के अलावा फिर कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो कृपया ध्यान से समझिए, जितना मैं समझा रहा हूँ वो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुने। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया होती हैं। बहुत सारी अन्योन्य क्रिया होती है भाई, कण है, रसायन है, वो आपस में बहुत सारी बलों के अनुरूप दाब ताप पे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो उन्हीं अन्योन्य क्रिया के आधार पर हम कोलाइडी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? 2 भागों या वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी द्रवरागी और द्रवग्राही। एक तो होता है द्रवरागी और दूसरा पॉइंट होता है द्रवग्राही।
विरागी। समझिए ध्यान से, परिक्षेपण माध्यम जल हो, मतलब यदि जल में यदि परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर जल हो तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, जलरागी। और यदि परिक्षेपण माध्यम जल ना हो तो इसके लिए जल विरागी। रागी होता है राग गाने वाला, अर्थात इसको स्नेही भी कह देते हैं, द्रव स्नेही। अर्थात मतलब जो उसकी बात को कहना मानता हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए तो आप मेरे रागी हो गए। रागी मतलब उसी चीज की अकॉर्डिंग, मतलब हाँ में हाँ मिला रहा है। और रागी हो गया मना कर रहा, विरागी उस चीज के लिए मना, मतलब उसका जो प्रत्युत्तर वो ना में है। तो यदि द्रव उसका माध्यम हो तो द्रव रागी, और द्रव उसका परिक्षेपण माध्यम ना हो तो द्रव विरागी। तो इसी आधार पर हम सबसे पहले द्रव रागी कोलाइडों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, द्रव रागी कोलाइड। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी। देखिए बच्चों, द्रव रागी का अर्थ द्रव को स्नेह करने वाला, मैंने बताया था कि अर्थात द्रव का कहना मानने वाला या द्रव के अकॉर्डिंग ढल जाने वाला। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो द्रव को स्नेह करने वाला, जैसे कि गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। आपने गोंद देखी होगी, सब में जिलेटिन भी आसानी से देख लिया होगा, लैब में भी इसका यूज करते हैं। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च भी देखा होगा। चलिए स्टार्च में देखा तो आपने रबड़ तो देखी होगी सामान्य तौर पे, रबड़ आदि जैसे पदार्थ को उचित माध्यम, परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर सीधे ही कोलाइडी सॉल्व द्रवरागी कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के ये क्या होते हैं, हमारे विलायक है, साधारण तौर पर मिलाएंगे तो इस प्रकार के परिक्षेपित अवस्था को किस माध्यम में, जल में। तो जल क्या किसका काम करेगा, परिक्षिप्त माध्यम का काम। तो ये क्या है हमारे परिक्षिप्त प्रावस्था, क्या है परिक्षिप्त प्रावस्था। इन सबको किसमें मिलाने पर, जल किसका काम करेगा, परिक्षेपित माध्यम का। किसका काम करेगा, माध्यम क्या। इनको सीधे तौर पर जल के साथ मिलाने पर जो प्रकार का कोलाइड तैयार होता है वह द्रवरागी कोलाइड कहलाता है। क्योंकि भाई द्रव में ये आसानी से क्या कर रहे हैं, क्रिया करके अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, तो इस प्रकार का कोलाइड्स क्या कहलाएगा, द्रवरागी कोलाइड्स कहलाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इनको यदि प्राचित प्रावस्था से अलग कर दिया जाए तो पुनः मिश्रित करके अलग कर लिया जाएगा। यदि हम जल का वाष्पीकरण कर दें तो इनको पुनः अपनी जो वास्तविक अवस्था थी उसमें प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इनसे उत्क्रमणीय सॉल्व प्राप्त होता है, मतलब एक अवस्था को मतलब पुनः दूसरी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोलाइडी तंत्र तैयार कर लिया तो दोनों उनकी वास्तविक अवस्था हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रवरागी कोलाइडी क्या हुआ, अर्थात ऐसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त माध्यम जल हो और परिक्षेपण माध्यम में गोंद, जिलेटिन, स्टार्च या रबड़ हो। उनके मिलने से किस प्रकार के कोलाइड का निर्माण होता है, द्रवरागी कोलाइड का निर्माण होता है। तो समझ गए बच्चों। तो द्रवरागी कोलाइड यहाँ पे क्या हुआ भाई, कोलाइड किससे मिलकर बनता है, परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम। तो यहाँ पे परिक्षिप्त माध्यम क्या लेके चले हम, यहाँ पे लेके परिक्षिप्त माध्यम लेके चले जल, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या लेके चले हैं, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च और रबड़। तो समझ गए यहाँ पे कोलाइड, द्रवरागी कोलाइड क्या होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो द्रव विरागी कोलाइड बन जाएगा। देखिए उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट अपनाते हैं, यहाँ भी शॉर्ट अपनाएंगे और परिभाषा को भी शॉर्ट कर देंगे। सब माइंड का खेल रहता है। यदि आप थोड़ा सा माइंड का यूज करके इनको समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। बस क्या है, सिर्फ थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। तो देखिए क्या होता है, द्रवरागी शब्द का क्या है भाई, मैंने आपको बताया था द्रवरागी का मतलब है द्रव को स्नेह करने वाला, या द्रव स्नेही भी कहते हैं उनको। कभी भी द्रव स्नेही लिखा आता है तो उसका मतलब द्रवरागी होता है। और द्रवरागी का मतलब क्या होता है, द्रवरागी का मतलब होता है द्रव से घृणा करने वाला, मतलब द्रव का विरोध करने वाला। तो धातु है वह उनके सल्फाइड, MS मेटल सल्फाइड, या धातु व उनके सल्फाइड आदि पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने पर कोलाइडिसॉल नहीं बनाते। अर्थात कुछ पदार्थ क्या होते हैं, केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडिसॉल नहीं बनाते। इनके लिए विशेष विधियों द्वारा अन्य प्रकार के सॉल्व, अर्थात इनको जैसे आपने गोंद, स्टार्च को सीधे जल में मिला दिया था और क्या तैयार हो गया था, आपका द्रवरागी कोलाइड तैयार हुआ था। तो धातु सल्फाइड जो होते हैं यदि आप उनको सीधे तौर पे इनमें माध्यम में मिला दोगे, परिक्षेपण माध्यम में मिला दोगे, तो इनसे परिक्षेपण माध्यम में सीधे तौर पर मिलाने पर कोलाइड विलयन तैयार नहीं होता। तो इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्रव विरागी कोलाइड्स कहलाते हैं। इन विलयनों को तैयार करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे सॉल्व को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर क्या करते हैं, इस विशेष विधि में थोड़ा सा समझेंगे आप ध्यान से।
देखिए इस विधि में आप दोबारा से समझेंगे किस तरीके से आप द्रव विरागी कोलाइड बनाएंगे, क्योंकि साधारण तौर पे तो आप इनको बना नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसे सोल को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर इसमें क्या करते हैं, जो हमने परिचित वो ले रखा है, परिचित प्रावस्था के जो तथ्य लिए होते हैं, जैसे धातु सल्फाइड ले रहे हैं मूल तौर पे, MS ले रहा हूं मैं इनको, यहाँ पर वो नहीं लगाएंगे, डैश लगा लेंगे। तो ऐसे सोल को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसमें विद्युत जिसको मिलाने पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, थोड़ी सी मात्रा मिलाकर गर्म करके या हिलाकर आसानी से अपक्षेपित या स्कंदित कर देते हैं। स्कंदित मतलब उसको आसानी से मिला देते हैं, उसमें उसको डिसॉल्व कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इस अवस्था को बार बार करने से केवल परिक्षेपण माध्यम को मिलाने से मात्र पुनः कोलाइडिसोल नहीं देते, अर्थात एक दो बार करने से, स्कंदित करने से ऐसी परिक्षेपित कोलाइडिसोल तैयार नहीं होती। इनको मतलब क्या होता है, यदि एक बार कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है तो पुनः इनको बार बार अवक्षेपित करने से पुनः हमारी वास्तविक अवस्था प्राप्त नहीं होती, अर्थात ये एक बार बनने के पश्चात इनको वास्तविक अवस्था में पुनः लौटाया नहीं जा सकता। तो ऐसी अवस्था को हम अणु उत्क्रमणीय सोल भी कहते हैं। देखिए कुछ आपके एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक दो का एग्जांपल मैं समझ, एक दो का क्या नाम है स्पष्ट मैं कर देता हूँ, बाकी आपको कुछ समझ में होंगे। देखिए द्रव विरागी कोलाइड और द्रव विरागी में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ द्रव विरागी और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं द्रव विरागी। क्या ले रहा हूँ, द्रव विरागी, जो द्रव का कहना मानता हो, और द्रव विरागी जो द्रव का कहना नहीं मानता हो। ऐसी स्थिति हम उनके गुण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गुण। तो सबसे पहले बनाने की विधि, द्रव विरागी में यहाँ पे गुण क्या ले रहे हैं, बनाने की विधि, मेकिंग ऑफ मेथड, मेकिंग ऑफ मेथड। देखिए द्रव परिक्षेपण माध्यम में ठोस को मिलाकर प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, जो कैसा भी ठोस हो, जो हमारे सामान्य ठोस रहते हैं जैसे गोंद, जिलेटिन, उनको सीधे तौर पर परिक्षेपण माध्यम में मिला दीजिए। जो भी आप परिक्षेपण माध्यम ले रहे हैं उनमें सीधे मिला दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कोलाइडी, जो द्रव विरागी सोल में कोलाइड विलयन मिल जाएगा। लेकिन इनको सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जाता। अभी मैंने आपको बताया था इनको विशेष विधियां से प्राप्त किया जाता है। तो वो विशेष विधि क्या थी, थोड़ा सा भट्टा मिलाकर उसको गर्म करते हैं और फिर उनको स्कंदित करके बार बार स्कंदित करने से क्या मिलता है, हमें द्रव विरागी कोलाइड मिलता है। तो समझ चुके होंगे, और इनके गुण दिए हैं, आप एक दो फिर कर लीजिए। मैंने आपको बताया था जो फालतू की जाया चीज है हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए थर्ड पॉइंट था, उसको अध्ययन के लिए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम की किस अवस्था पर, उनके कणों के आधार पर। किसके आधार पर, कणों के आधार पर बताया था। तो नंबर 1 क्या था वहां पर आपका, नंबर 1 था आपका उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, और नंबर 2 क्या था आपकी उन अन्योन्य क्रिया के मतलब परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण अवस्था के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और नंबर 3 है परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार पर। तो देखिए यहाँ पे अवस्था हम कणों के आकार पर ले रहे हैं, नंबर 3 पॉइंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, जो बोल दिया इसको आप आसानी से ध्यान रखिए। क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर कोलाइड को बहुआण्विक, बृहद आणविक और सहचारिक आणविक कोलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये भी इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है बहुआण्विक कोलाइड, जैसे कि हेडिंग से ही पता पड़ रहा है। ज्यादातर साइंस के अंदर ऐसा होता है कि ज्यादातर कुछ पॉइंटों में हेडिंग ही आपको अपनी उस बात को क्लियर कर देती है। देखिए बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है बच्चों, विलीन करने पर, अर्थात विलीन करने का मतलब उसको विस्तृत करने पर, मिलाने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु परमाणु एकत्रित होकर पुंज जैसी स्पीशीज बनाते हैं। पुंज मतलब उनका इकट्ठा समूह, जैसे कि आपने किरणों का पुंज देखा होगा, तो बहुत सारे किरण मिलकर बनाती हैं। ऐसे ही उनके परमाणु क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक पुंज सा बना देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा पुंज हो गया। इसका आकार कोलाइडी सीमा जो व्यास होती है वो 1 नैनोमीटर होती है। इस प्रकार प्राप्त स्पीशीज बहुआण्विक कोलाइड कहलाती है। मतलब बहुत सारे अणु जो होते हैं परिक्षिप्त अवस्था के, वो एक जगह होकर क्या करते हैं, हमारी बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक गोल्ड सोल में अनेक परमाणु युक्त भिन्न भिन्न आकारों के कण हो सकते हैं। अर्थात बहुआण्विक का मतलब है बहुत सारे अणु एक जगह परिक्षिप्त अवस्था के इकट्ठे होकर एक पुंज का निर्माण करते हैं, जिनका व्यास जो होता है आकार में वो 1 नैनोमीटर होता है। तो ऐसे जो कण होते हैं, जो इस प्रकार का जो विलयन तैयार होता है, वो हमारा बहुआण्विक कोलाइड
कहता है। इसका जो सीधा सीधा एग्जांपल रहेगा आपका वो रहेगा सल्फर सॉल्ट में 1000 या उससे अधिक S8 सल्फर अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? S8, यानी जो सल्फर के 8 जो अणु आपस में संयोजित रहते हैं उस प्रकार का कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। तो देखिए बहुआण्विक कोलाइड आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, यह है बृहद आणविक कोलाइड। क्या होता है? बृहद आणविक कोलाइड। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उन चीजों को ध्यान से समझिए और जैसे उसको वीडियो को पॉज करके आप उसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं आपको साधारण भाषा में अपनी एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यदि किताबी लैंग्वेज में आप उसको पढ़ते हैं तो ज्यादा वक्त तक याद नहीं रख सकते और आपको समझने में भी कठिनाई होती है। इसलिए ही कहा गया है कि जो आसान भाषा में करने का कार्य है वह गुरु को होता है। तो उन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सकें। तो उन लैंग्वेज का यदि आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आगे तक के लिए फायदा होने वाला है। क्योंकि यदि आप इन चीजों का नोट्स अभी नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ आगे परेशानियां महसूस हों। तो देखिए क्या होता है बृहद आणविक कोलाइड। बृहद अणु उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं। क्या होता है? बृहद अणु उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें बृहद अणु का आकार कोलाइडी सीमा में होता है। अर्थात कुछ ऐसे प्रकार के उचित विलायकों में, मतलब जो बृहद अणु होते हैं वो उचित विलायकों में से ऐसे विलयन बनाते हैं। कुछ बृहद मीन्स होता है बड़ा, बृहद मीन्स होता है बड़ा, आणविक मीन्स होता है अणु से मिलकर बना हो। तो उचित विलायकों में से ऐसे विलयन बनते हैं किसी बड़े अणु के द्वारा उचित विलायक लेकर एक ऐसे अणु का निर्माण होता है जिनका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। कोलाइडी सीमा कितनी थी? 10⁻9 से 10⁻6 मीटर। इसको आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। तो इस प्रकार के निकाय बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे कि स्टार्च, क्या होता है? स्टार्च, सेलुलोज आदि। इतना याद रखेंगे बस बहुत है। इसके अलावा देखिए सबसे एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक नई तौर पर शुरू हुआ है जो आपको मिसेल, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन पुनः अध्ययन के तौर पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप यहाँ कुछ विशेष ध्यान भी दीजिए। तो देखिए थर्ड जो पार्ट है हमारा परिक्षिप्त माध्यम व परिक्षेपण माध्यम की कणों की किसके आधार पर? आकार, कणों के आकार के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है सहचारी। क्या होता है? सहचारी कोलाइड मिसेल। क्या होता है? सहचारी कोलाइड, या इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मिसेल। ये ज्यादातर मिसेल के नाम से आता है। तो देखिए जरा समझना, आपको मिसेल की बहुत ध्यान से समझना होगा। क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात उनका व्यवहार कुछ सामान्य जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं हमारे, उनका जैसा होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ऐसा व्यवहार होता है उनका। कुछ जो हमारे कुछ पदार्थ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों के पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। जैसे ही आप इनको उच्च क्या करेंगे? आप इनको उच्च सांद्रता देंगे। उच्च जैसे ही आप इनको उच्च सांद्रता देते हैं तो उच्च इनकी जो उच्च सांद्रता, अर्थात जैसे इनकी जो मतलब जो सांद्रता क्या होती है? गाढ़ापन। जैसे आप इनकी सांद्रता ज्यादा कर देते हैं तो सांद्रता उच्च होने के कारण इन्हीं के कण जो प्रबल जो सामान्य पहले पदार्थ थे वही कण बाद में पुंज बनकर एक कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार के कोलाइडी को ही हम मिसेल कण कहते हैं। इन प्रकार के कोलाइडी के कणों को हम क्या कहते हैं? मिसेल कण कहते हैं। तो देखिए मिसेल कहां से आया, इसकी पूरी व्युत्पत्ति और एक और A to Z हम सभी कुछ लेकर चलेंगे। क्या होता है? मिसेल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है। अतः मिसेल का क्या है? ताप जो उसको उच्च चाहिए, जो सामान्य ताप है उसकी सामान्य अवस्था बनी रहेगी उस पदार्थ की, लेकिन जैसे ही आप ताप को उच्च कर देंगे तो ताप उच्च करने से एकदम वो जो कण होंगे वो विशेष तौर पर मिसेल की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जिसे क्राफ्ट ताप भी कहते हैं। एवं सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता भी कहते हैं। अब आपने क्या किया? जो सामान्य पदार्थ लिया था उसकी सांद्रता को आपने जैसे ही उच्च किया तो वो सामान्य पहले किसकी भांति व्यवहार कर रहे थे? प्रबल वैद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें उच्च सांद्रता दे दी, उच्च सांद्रता देने के कारण वो एक कोलाइडी कण की भांति व्यवहार करने लगते हैं और उन्हीं कणों के द्वारा मिसेल का निर्माण होता है।
ये इनकी जो सांद्रता होती है वह क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। तथा तनु, यदि मान लीजिए आप भाई सांद्र और तनु एक दूसरे के विपरीत है, तनु होता है पतला, पतला करना, और वो जो सांद्र होता है वो होता है गाढ़ा करना। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तनु करने पर ये कोलाइडी पुनः है, भाई आपने क्या करा, सांद्र करके ही तो मिसेल बनाया ना, यदि आप उनको तनु कर देंगे तो उनके जो आयन है वो पूरा पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं। यदि आपने जो आपने मिसेल का निर्माण किया है, यदि आपने उसको तनु कर दिया तो उसके कण पुनः टूटेंगे और टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे आयनों में अलग हो जाएंगे। अतः पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जैसे साबुन, संश्लेषित परिमार्जक, डिटर्जेंट सुना होगा आपने, इसी वर्ग में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनों में ये इस प्रकार के जो विशेष जो हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं या मिसेल होते हैं, उनमें द्रव्यरागी और द्रवरागी दोनों प्रकार के भाग मिलते हैं। तो देखिए मिसेल की जो क्रियाविधि होती है इसको डिटेल में समझेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग लेकर चलेंगे हम, वो चलेंगे मिसेल की क्रियाविधि, किस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। इस हेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में, आप जो दैनिक जीवन में जो साबुन या कपड़ा धोने के लिए आप जो झाग उत्पन्न करते हैं उसका एक अपने दिमाग का मानचित्र खींच लीजिए। या सामान्य तौर पे आप कभी आपने नहीं देखा हो तो जब आप कपड़े को धो रहे होते हैं तो उसके दौरान उठने वाले झागों की अवस्थाओं को गौर से देखिए। तो मिसेल का निर्माण विधि या क्रियाविधि कह सकते हैं, एक ही बात होती है। तो देखिए जरा ध्यान से क्या होता है मिसेल का निर्माण। मिसेल निर्माण हेतु हम साबुन के विलयन का उदाहरण लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको साबुन पर विचार करना होगा। पानी में घुलनशील साबुन, जो पानी में जो घुलनशील साबुन होता है वह सामान्यतः उच्च वसा अम्लों के सोडियम, मतलब जो वसा युक्त सोडियम या पोटेशियम के जो वसा अम्ल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन का सामान्य सूत्र COO नेगेटिव M पॉजिटिव होता है। इनको साबुन सोडियम स्टीरेट एक सामान्य प्रकार का साबुन होता है। C17H35 COO Na जो होता है वो सोडियम स्टीरेट होता है और एक सामान्य तौर का साबुन प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सोडियम स्टीरेट होता है जो कि अनेक भट्टी वाली साबुनों का प्रमुख घटक है। जल में विलीन करने पर जो हमारा सोडियम स्टीरेट होता है, इसका यहाँ पर Na ले लिया मेटल के तौर पे, तो जब आप उसको जल में विलीन करते हैं तो विलीन करने पर यह RCOO दो प्रकार के आयनों में विघटित होता है, एक तो RCOO और Na पॉजिटिव, इनमें टूट जाता है, विघटित हो जाता है। किंतु RCOO ये जो होता है RCOO नेगेटिव, ये भी दो आयनों में विभाजित होता है, एक तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एक तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। भाई इसमें क्या होते हैं आपके रहते हैं, इसमें C17H35 COO। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे बोर्ड में कम दिखता है, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं RCOO नेगेटिव और यहाँ पे Na ले लिया, तो ये भी दो भागों में टूटा। ये टूटता है एक तो लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला, तो इस तरीके से टूटता है CH2, और फिर दोबारा से क्या होता है यहाँ पे CH2, तो ये पूरी श्रृंखला चलती है। फिर यहाँ पे CH3, लास्ट में CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से चलती रहती है, लंबी श्रृंखला चलती है। और दूसरा जो समूह होता है वह होता है आपका ध्रुवीय समूह, जिसको कहते हैं COO नेगेटिव। और उस COO नेगेटिव से क्या जुड़ा रहता है, जब यहाँ पे CH2 चलेगा आगे, ये मान लीजिए CH2 वाला लास्ट वाला, तो यहाँ से इस तरीके से जुड़ता है ये C+O O नेगेटिव Na। यहाँ पे O जो है हमारा ऋणायनिक रहता है, इसके साथ Na जो धनायन के रूप में यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो आप समझे, सबसे पहले CRO नेगेटिव और M पॉजिटिव में रहता है साबुन, ये दो भागों में टूटता है, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और ये जो RCOO नेगेटिव ये भी टूटता है, एक तो लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला जो R प्रतीक दिखा रहा है, और दूसरी ध्रुवीय समूह जिसको कहते हैं RCOO नेगेटिव समूह। तो ये जो होता है हमारा ध्रुवीय समूह होता है, और जो जलरागी होता है, तो ये यही वाला समूह जो होता है हमारा COO नेगेटिव, यही जलरागी होता है। तो क्या होता है, ध्यान से समझिए पूरी प्रोसेस को, इसे समझ चुके हैं आप। देखिए इसको थोड़ी सी इसको मिटा लेते हैं क्योंकि मिसेल की क्रियाविधि चल रही है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। RCOO नेगेटिव आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका RCOO नेगेटिव समूह जल में और हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला पृष्ठ से दूर रहती है। तो देखिए उसका Na तो बिल्कुल अलग हट गया, उसकी तो बात खत्म हो गई। तो हम बात कर रहे थे RCOO नेगेटिव की, ये किस तरीके से मिसेल का निर्माण कर रहा है, यहाँ पे हम पूरी प्रोसेस को लेकर चलेंगे। तो RCOO नेगेटिव जो होता है वो आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि COO नेगेटिव समूह जल में, जो यहाँ पे जो COO नेगेटिव समूह जो है, जो COO नेगेटिव समूह है वो तो क्या होता है, जल में घुल जाता है, जबकि जो लंबी वाली हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला होती है वह पृष्ठ से दूर चली जाती है।
तो आर मैंने आपको बता रखा है सेकंड केमिस्ट्री में, आप आसानी से जानते हैं ये एक समूह है जो हाइड्रोकार्बन के समूह को दिखाता है। तो यहाँ पे आर क्या है, आर क्या है, जो आर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का समूह है जो पृष्ठ से दूर हटता है। क्या होता है, जो पृष्ठ से दूर हटता है, और जो जल में विलीन होता है वह सी डबल नेगेटिव समूह होता है। परंतु क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के स्थूल से खिंचाते हैं। क्या होता है, जैसे ही इनकी क्रांतिक मिसेल सांद्रता उच्च होती है तो उससे ऋणायन विलयन के स्थूल खिंचाते हैं और गोलीय आकार में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये जो दूर भग रहे होते हैं, ये इनकी क्रांतिक सांद्रता जैसे ही बढ़ेगी तो ये इसके स्थूल के कारण पास आने शुरू हो जाते हैं, और इनकी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखलाएं केंद्र की ओर इंगित होती हैं और सी डबल नेगेटिव भाग के गोले पर एक संरचना बना लेती हैं। इस प्रकार के आयन में शोधक आयन हो सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो देखिए कहां से ये दूर को ये कहां रहता है, तो इस प्रकार से एक मतलब जो आयन है, यहाँ बीच में आप आर ले रहे हैं, यहाँ से सी डबल नेगेटिव इस तरीके से सी डबल नेगेटिव की एक मिसेल संरचना का निर्माण होता है। अर्थात जैसे आपने साबुन घोला, यानी जैसे आपने किसी मतलब पात्र में, पानी में, बाल्टी में कुछ भी लिया है पानी, और आपने इसमें सर्फ घोलते हैं, जैसे इसको चलाते हैं या डिटर्जेंट घोलते हैं तो जहां बाहर की तरफ भगते हैं तो वो जो दूर बढ़ने वाले हैं वो ये वाला भाग होता है, और जो मध्यम में जो श्रृंखला रह जाती है आर, वो उसके बीच में जो रह जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आप ज्यादा से चलाते हैं तो जहां बाहर की ओर भगने शुरू हो जाते हैं, तो ये वाले भाग जो होते हैं जो बाहर की तरफ भग रहे होते हैं वह उसके दूर वाले पृष्ठ CO डबल नेगेटिव आयन होते हैं, और जो उसकी सांद्रता के बीच में रुका हुआ पृष्ठ पर अंतरित रहते हैं वह उसका लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है। तो मिसेल की पूरी क्रियाविधि आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा साबुन की शोधन प्रक्रिया, अर्थात साबुन किस प्रकार से शोधन प्रक्रिया करते हैं, इनको मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मिसेल की पूरी क्रियाविधि से ही आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि एक टॉपिक पूछ लिया जाता है तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा या कोई भी चीज उसमें छोड़ के उसके अध्ययन को ना छोड़ें। तो साबुन की शोधन प्रक्रिया देखिए, मिसेल में एक जलरोधी हाइड्रोजन कार्बन का केंद्रीय क्लोराइड होता है। तो जलरोधी हाइड्रोकार्बन केंद्रीय क्लोराइड रहता है जो जल के विरुद्ध कार्य करता है। साबुन की शोधन की प्रक्रिया इस यथार्थ के कारण ही है, अर्थात साबुन की जो प्रक्रिया होती है वह इस यथार्थ के कारण ही कार्य करती है। साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों तरफ इस प्रकार मिसेल बनाते हैं। आपने देखा होगा किसी चिकनाई से कार्य करके साबुन की जो इसमें क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है, तो उसके कारण जो इसमें जो OH वाला भाग होता है वो हमारा वहां से एक प्रकार मिसेल का निर्माण कर लेता है। स्टीरेट आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है। जो जल विरागी भाग होता है वह क्या होता है, बूंदों के अंदर होता है। जैसे ही बूंद बूंद का निर्माण होता है, झाग बनते हैं, तो उनके अंदर वाला भाग जो होता है वह जल विरागी होता है, तथा जल विरागी वाला भाग चिकनाई की बूंदों को बाहर की तरफ निकालता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो चिकनाई जब यदि हमारे कुछ अंदर रह जाता है तो वह चिकनाई पानी की बाहर की सतह की ओर को भगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्नक्रिया कर सकते हैं और स्टीरेट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदें जल में खिंच जाती हैं, और बाहर खींचने के कारण ये तेल की बूंदें इस प्रकार से क्या करती हैं, एक मिसेल का निर्माण कर लेती हैं। और जो ज्यादा यदि तेल की बूंदें होती हैं तो तेल में जल में विशेष तौर पर जो तेल का निर्माण होता है वह पायस का निर्माण भी कर लेता है, और इसी पायस से हमारा साबुन शोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।